नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की एक और नई वीडियो में जहां हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे फोटोसिंथेसिस बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस 2 या 3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला बिल्कुल नहीं है। बहुत ही बड़ा टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप अगर आनंद लेके इस वीडियो को देखेंगे, इसके आने वाली आगे की वीडियोस को देखेंगे, तो आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहने दूंगा मैं। तो मुझ पे विश्वास करके इन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है, किन किन फेजेस के अंदर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या रिएक्शंस होते हैं इनके अंदर, किन की वजह से इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस करवाने वाले कौन से पिगमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इन 3 या 4 वीडियोस के अंदर कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं कि आखिर फोटोसिंथेसिस है क्या। देखिए, आप खुद को ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए या फिर अदर एनिमल्स को ले लीजिए। वो अपनी भूख मिटा दें, मतलब कि वो अपने अंदर एनर्जी को बढ़ाने के लिए खाना खाते हैं। वो खाना कहाँ से आता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से आता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो खाना आता है। वो खाना हम खाते हैं और उसी से ही हम अपनी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एनर्जी लेते हैं। दूसरे से कैसे आता है? जैसे कि हम रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं तो वो अनाज कहाँ से आया? प्लांट से आया। और प्लांट क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमने क्या लिया? फूड लिया। तो हम क्या हैं? हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इसी तरह आप अगर प्लांट में देखेंगे, प्लांट में क्या होता है कि प्लांट कभी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना नहीं लेगा। वो कभी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कोई भी ऐसा मटेरियल या फिर कोई भी ऐसा फूड का पार्टिकल नहीं लेगा जिससे वो अपने अंदर एनर्जी डेवलप कर सके, अपने अंदर ग्रोथ को प्रमोट कर सके। वो सिर्फ क्या लेता है? ग्राउंड से पानी लेता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ग्राउंड से मिनरल सॉल्ट वगैरह भी ले लेता है। बट उसने कभी भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये चीज़ें नहीं ली। ये जो भी चीज़ें उसने ली, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हुई, वाटर हुआ, मिनरल्स हुए, वो सभी किसकी चीज़ें हैं? प्रकृति की चीज़ें हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से कभी भी प्लांट ने कुछ नहीं लिया। अब वो नॉन लिविंग से प्लांट ने कुछ ना कुछ लिया, नॉन लिविंग कंपोनेंट लिए। अब उन नॉन लिविंग कंपोनेंट को यूज़ करके, जिसे हम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोल रहे हैं, उनका यूज करके वो किसके अंदर कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही क्या कहा जाता है? एज ए फूड हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं उसको। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, एनिमल्स अपना फूड क्या लेते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से छीन कर खाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों का यूज करके, इनऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करके अपना फूड खुद ही बनाते हैं। फूड के रूप में क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। अगर इन चीज़ों का फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से किया जाता है तो वो किसके अंदर होता है? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स बताए, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स को हम कंसिडर करते हैं कि ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की तरह, कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो जो खाना बनाने की प्रोसेस है, खाना बनाने का मतलब कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज किया, जैसे वाटर हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल साल्ट वगैरह हो गए, इन चीज़ों का यूज किया और उसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन की, इसे ही हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक कन्वर्जन की प्रोसेस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट किया
गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसी को ही हम फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम फूड मेकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो फूड क्या बना, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस बने हैं वो क्या है, एक तरह से फूड की तरह कंसीडर किए जा रहे हैं। और वही फूड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यही फूड कहाँ स्टोर हो जाते हैं, प्लांट की स्टेम्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, फ्रूट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, लीव्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं और यही स्टोर हुए फूड को हम तोड़ करके खा लेते हैं। और वही जो फूड जो प्लांट ने बनाया था वो हमें भी एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्लांट खुद भी अपने बनाया हुआ जो फूड होता है एनर्जी के लिए यूज कर लेता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, आपको मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस कन्वर्जन की प्रोसेस है जहां फूड का फॉर्मेशन होता है, किसका यूज करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके। तो आइए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक अच्छी डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं पहले पॉइंट को लेकर के। इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच द एनर्जी रिच कंपाउंड, इसके अंदर क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जहां एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बन जाना, आज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे बनेंगे ये, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट ऑर्गेनिक, इट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं, ये किनसे बनेंगे, ये बनेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि CO2 हो गया, H2 हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के अंदर, कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी ना जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगी। ये अपने आप तो प्रोसेस कंप्लीट होने वाली नहीं है, कोई ना कोई तो हेल्प करेगा। तो यहां पे कौन हेल्प करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्या करेगा, ये कन्वर्जन को करवाएगा, इस कन्वर्जन को कंप्लीट होने में हेल्प करेगा। और किसका काम लगेगा, और किसका काम लगेगा, सनलाइट का। यहां पे दो चीजें हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे। कौन कौन सी चीजें, पहला है क्लोरोफिल और दूसरा है सनलाइट। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसकी हेल्प से, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ वहां ऑक्सीजन भी इवोल्व होगी, ऑक्सीजन का भी लिबरेशन होगा। तो यहां पे लिखा है विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इस कंप्लीट डेफिनेशन को दोबारा से दोहराता हूं, इट इज द प्रोसेस बाय विच द एनर्जी रिच कंपाउंड्स, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि CO2 एंड H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, विद लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी लिबरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब इन 3 फेजेस। ये जो प्रोसेस है ये 3 फेजेस के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब की जा सकती है। क्या, कौन कौन सी प्रोसेस है, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, पहले क्या होगा, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहां मैंने बताया ना सनलाइट की जरूरत होती है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा पहले प्रोसेस में। और रिटेंशन ऑफ लाइट एनर्जी, वो जो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है ना उसको रोका जाएगा अपने अंदर, प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। अब वो जो लाइट एनर्जी हमने ट्रैप की है, जो प्लांट ने ट्रैप की है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये जो सनलाइट है ये हेल्प करेगी कन्वर्जन के अंदर, किसमें, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हम किसको बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी कौन सी, जो सनलाइट थी, सनलाइट हमने ली थी कहां से, सन से, अब उसकी हेल्प से कन्वर्जन किसमें हुआ, केमिकल एनर्जी बनी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेबलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। जो हमने कंपाउंड्स बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अब उसको स्टेबलाइज किया जाएगा और उसको स्टोर कर लिया जाएगा। मैंने कहा कि स्टोर किए हुए फूड को ही हम खाते हैं। हम प्लांट से वो फूड बनाया किसने था, प्लांट ने, पर खा कौन रहा है, हम खा रहे हैं। वो प्लांट खुद भी यूज कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उसको यूज नहीं करने दे रहे हो कि हम खा रहे हैं, नहीं, वो अपना बनाता है, जितना यूज लेना होता है उसको यूज कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, हम उसका स्टोर किया हुआ फूड होता है हम लेकर के खा लेते हैं और उसको एनर्जी के सोर्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसको ओवरऑल किस
तरह लिखा जाता है वो देख लेते हैं। 6CO2, 6 CO2 के कंपाउंड लगेंगे, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स लगेंगे और 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगेंगे और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा, ग्लूकोज का, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में कौन 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 हेल्प कर रहा है कि 6 मॉलिक्यूल्स तो कार्बन डाइऑक्साइड के लगेंगे और 12 मॉलिक्यूल्स लगेंगे वाटर के, तब जाकर के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। ये ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसी को हम एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज करेंगे। साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा और 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी यहाँ निकल जाएंगे। तो ये मैंने फोटोसिंथेसिस का एक ओवरव्यू बताया है कि फोटोसिंथेसिस आखिर में होती क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस किस जगह होती है। प्लांट में हर जगह फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, वहां उसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह होगी, उसी को हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैंने बताया कि प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट एनिमल्स के बस की बात नहीं होती कि वो अपना खाना खुद बना सकें। वो दूसरे एनिमल से या फिर दूसरे प्लांट से छीन करके अपना गुजारा करते हैं। प्लांट्स के पास ऐसी क्या ताकत है कि वो अपना खाना खुद बना सकता है, एनिमल क्यों नहीं बना सकता? मतलब कोई ना कोई ऐसी पावर है जो प्लांट के पास ही है और किसी के पास भी नहीं है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है। उस पावर को कहते क्या है, आखिर वो पावर कौन सी है? तो उस पावर को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी पावर है जो फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करती है, मतलब फूड के मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करती है। बट ये जो पावर है ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं होती, जैसे कि एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, बट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जिसे हम प्लांट्स बोलते हैं उनके पास ये पावर क्या है, क्लोरोप्लास्ट नाम की पावर पाई जाती है। किसके पास, प्लांट्स के पास, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। आखिर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्लास्टिड क्या है। प्लांट और एनिमल सेल के अंदर आप कभी डिफरेंस देखोगे तो वहां एक डिफरेंस आपको नजर आएगा कि प्लांट सेल के पास प्लास्टिड पाया जाता है और एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं पाया जाता। आखिर प्लास्टिड क्या है, आइए देखते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है जो हमने अभी आपको बताया। एंड देयर सेल्स कंटेन ए ऑर्गेनली नेम्ड प्लास्टिड। ये ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म हैं और इनके सेल्स के अंदर, ये ऑर्गेनिज्म सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं ऑर्गेनिज्म। अब उनके हर एक सेल में क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है। वो एक ऑर्गेनली है, सेल ऑर्गेनली है। सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लास्टिड बोल रहे हैं। ये प्लास्टिड सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म की सेल में पाया जाएगा जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब जो ऑटोट्रोपिक नेचर का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, दो मेम्ब्रेन लगी हुई हैं, ठीक है। दैट फाउंड इन सेल ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट्स की सेल में पाया जाता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इन ऑर्गेनली के पास खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। ऐसा काम तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनली कर पा रही थी जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो मतलब सेल्स के अंदर दो ऑर्गेनली ऐसी हैं जिनके पास खुद का डीएनए भी है और खुद का राइबोसोम भी है। कौन कौन सी हैं? क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? एक सेल की ऑर्गेनली है जो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की सेल में ही पाई जाती है। इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। डीएनए क्या है? ट्रेट्स देने के काम आता है। प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या काम आता है? राइबोसोम काम आता है। और ये किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये सिर्फ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा और हेट्रोट्रोपिक में सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। और प्लास्टिड को देखते हैं कि प्लास्टिड 3 टाइप के देखे जा सकते हैं।
वो प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। तो प्लांट की अलग अलग सेल में, अलग अलग टाइप की सेल्स में अलग अलग टाइप के प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे। एक ही प्लास्टिड नहीं होता, एक ही टाइप का प्लास्टिड नहीं होता, 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं और वो अलग अलग टाइप की सेल्स में पाए जाएंगे। आइए देखते हैं कौन से हैं वो 3 टाइप के प्लास्टिड। पहले को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। आइए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो प्लास्टिड के टाइप्स हैं इनका मतलब क्या है। प्लास्टिड का पहले टाइप की बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जो किस में काम आता है, वो काम आता है स्टोरेज में। जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो फूड बना था उसको स्टोर करने के लिए कौन काम में आता है, ल्यूकोप्लास्ट काम में आता है। वो क्या है, प्लास्टिड का एक टाइप है। ये उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा जहां पे फूड का स्टोरेज होगा। देखते हैं ये कौन से टिश्यू में पाया जाएगा, नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू में पाया जाएगा। ये प्लास्टिड उन्हीं सेल्स में पाया जाएगा जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ वहां क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से बना हुआ फूड क्या होता है, स्टोर होता है। और इन प्लास्टिड का कलर क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये कलरलेस प्लास्टिड होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू में पाई जाती हैं। और क्या काम करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं। स्टोरेज का काम का मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्टोर कर रही है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बेस के ऊपर ल्यूकोप्लास्ट कई टाइप के हो सकते हैं। 2 मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, इलियोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट जब ऑयल्स या फैट या फिर लिपिड्स को डिपॉजिट करने लगे, ऑयल फैट या लिपिड्स को स्टोर करने लगे अपने अंदर, तब हम ल्यूकोप्लास्ट को नए नाम से जानेंगे, उसे हम कहतेंगे इलियोप्लास्ट। ठीक है, ये स्टोरेज के बेस के ऊपर है कि ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के बेस के ऊपर अलग नाम से जाना जाता है। इलियोप्लास्ट क्या है, ये एक ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है। उस ल्यूकोप्लास्ट के टाइप में कौन स्टोर होता है, वहां पे लिपिड स्टोर हो सकते हैं, ऑयल स्टोर हो सकते हैं या फिर फैट्स का स्टोरेज हो सकता है। अमाइलोप्लास्ट क्या है, अमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट है जिसके अंदर स्टार्च का डिपोजिशन होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट आखिर में है क्या, ये एक प्लास्टिड की टाइप है जिसके अंदर स्टोरेज का काम होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती और ये क्या है, कलरलेस ऑर्गेनेली है। दूसरे प्लास्टिड की बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। मैंने कहा कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस है। ये क्या है, कलर पिगमेंट है। इसके अंदर कलर पिगमेंट पाए जाएंगे। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर पिगमेंट जो पाए जाएंगे वो कलर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका, ये जो ऑर्गेनेली होती है प्लांट के उन टिश्यू के अंदर पाई जाएगी, उन सेल्स के अंदर पाई जाएंगी जो क्या करती हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर को कलर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये क्या होते हैं, कलर्ड पार्ट होते हैं किसके, प्लांट के। अब उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है ना, उन सेल में जो प्लास्टिड है वो कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट है। एक एक बात को आप ध्यान से सुनना कि क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये एक ऐसी प्लास्टिड है जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं। इसी वजह से ये प्लास्टिड उन सेल में पाई जाएगी जहां पे कलर्ड पार्ट होगा प्लांट का, जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, वहां पे जो सेल्स पाई जाएंगी उसमें प्लास्टिड जो ऑर्गेनेली होगी वो कौन से टाइप की होगी, क्रोमोप्लास्ट होगा। तो ये कैसी होती है, कलर्ड नेचर की होती है। फंक्शन क्या होता है, इम्पार्टिंग कलर टू द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को कलर्ड बनाने के लिए किसका यूज होता है, क्रोमोप्लास्ट का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टाइप के प्लास्टिड को देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस टॉपिक टिका हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, ये ग्रीन कलर की होती है, बिल्कुल ये क्या होती है, ग्रीन कलर देती है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन कलर के अलावा और ज़्यादा कलर देती है, जैसे कि ब्लू दे दिया, रेड दे दिया, ऑरेंज दे दिया, येलो दे दिया। ये कलर देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है, नॉट क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा और कलर देगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। ठीक है, फाउंड इन स्पेशली लीव्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लास्टिड की टाइप कहाँ पाई जाएंगी, लीफ की सेल्स में पाई जाएंगी। मतलब कि ये इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या हुआ कि क्लोरोप्लास्ट है क्या करती है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है। तो फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनेली में होगी, प्लास्टिड में होगी। प्लास्टिड भी कौन सी टाइप के प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में होगा। और क्लोरोप्लास्ट कौन सी सेल्स में पाया जाएगा, लीफ की सेल्स में पाया जाएगा। तो मतलब फोटोसिंथेसिस जहां होगी वो ऑर्गन कौन सा है, वो पार्ट कौन सा है प्लांट का,
लीफ है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? प्लांट के किस पार्ट में होगी? लीव्स में होगी। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर्ड है, स्पेशली फाउंड इन द लीव्स। फंक्शन क्या होता है इसका? फोटोसिंथेसिस का होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि प्लास्टिड क्या होते हैं। प्लास्टिड नॉट प्लास्टिक, मजाक से निकल गया। अब प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड वो ऑर्गेनेली होती है जो दो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, उसके अंदर खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके जैसी ही एक और ऑर्गेनेली होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। बट ये जो प्लास्टिड होती है ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की सेल में ही पाई जाती है। प्लास्टिड 3 टाइप की बताई मैंने, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये क्या फंक्शन करता है? स्टोरेज का काम करता है, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू में पाया जाएगा, जैसे कि रूट्स हो गई, स्टेम हो गई, इनके अंदर ब्रांचेस होगी, इनके अंदर जो प्लास्टिड पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट ही पाया जाएगा। इसका कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। इनके स्टोरेज के बेस के ऊपर कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट स्टोर होगा, कौन से कंपाउंड स्टोर होंगे, वो कंपाउंड के स्टोरेज के ऊपर कई टाइप के हो सकते हैं। 2 एग्जांपल दिए मैंने। इलियोप्लास्ट मतलब इसके अंदर स्टोर हो रहा है फैट्स, लिपिड स्टोर हो रहे हैं। अमाइलोप्लास्ट मतलब ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है अमाइलोप्लास्ट, उसके अंदर कौन स्टोर हो रहा है? वहाँ पे स्टार्च का स्टोरेज हो रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये कलर्ड पिगमेंट रखता है अपने पास। तो ये क्या फंक्शन करेगा? इम्पार्टिंग कलर टू द प्लांट टिश्यू। ये उन प्लांट के उन टिश्यू में प्रेजेंट होगा जहाँ कलर की जरूरत होगी, ठीक है। जैसे कि कौन हो गए? फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये स्पेशली लीव्स के अंदर ही पाया जाए, लीव्स की सेल में ही पाया जाता है ये प्लास्टिड। और फंक्शन क्या होता है इसका? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है। अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? दीज आर ग्रीन प्लास्टिड, ये ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती हैं, विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। बिल्कुल इसका काम ही ये होता है कि फोटोसिंथेसिस करवाए। सिर्फ एक ही प्लास्टिड है, एक ही टाइप की प्लास्टिड है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, वही ऑर्गेनिक फूड के सिंथेसिस करवा सकती है, मतलब वही फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प कर सकती है। तो मतलब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। तो प्लास्टिड जो कि क्लोरोप्लास्ट है उसको हम क्या कह सकते हैं? दीज आर ग्रीन प्लास्टिड विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन ग्रीन सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स की ग्रीन सेल्स मतलब जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 20 to 100। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट की संख्या है वो ग्रीन सेल के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 20 से लेकर 100 तक हो सकती है। मतलब इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक सेल में एक ही पाया जाएगी, इनका नंबर वेरी करता रहता है सेल टू सेल। तो यहाँ पे 20 से लेकर 100 तक क्लोरोप्लास्ट की संख्या हो सकती है एक सेल में। एंड हैव डिफरेंट शेप्स, और हर एक क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप हो सकती है। शेप एक जैसी नहीं हो सकती, कोई भी क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग वेरी करती रहती है। तो क्लोरोप्लास्ट की शेप भी अलग अलग होती है, ऑर्गेनिज्म या फिर सेल टू सेल वेरी करती है, और साथ में इनके नंबर भी सेल टू सेल वेरी करते रहते हैं। एक ही नंबर में प्लास्टिड नहीं होता है, एक ही नंबर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। 20 भी हो सकते हैं, 20 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करके 100 नंबर तक क्लोरोप्लास्ट किसी भी सेल में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट नाम की ऑर्गेनेली पाई जा रही है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी उस साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। हाउएवर क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी और सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो। मैंने कहा कि जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या काम है जो क्लोरोप्लास्ट को इतनी ताकत प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट को एबल बनाता है फोटोसिंथेसिस करवाने के अंदर? वो है एक स्ट्रक्चर जिसे हम थाइलाकोइड बोलते हैं। थाइलाकोइड के अंदर भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल पिगमेंट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली काम किसका है? थाइलाकोइड्स का काम है। थाइलाकोइड्स क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जा रही हैं। जब हम इस स्लाइड के बाद क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अंदर थाइलाकोइड्स पाई जाती हैं, और उन्हीं थाइलाकोइड्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना। किसकी हेल्प से? एक पिगमेंट की हेल्प से जिसे हम क्लोरोफिल नाम से जानते हैं। तो अल्टीमेटली काम किसका है? थाइलाकोइड्स का काम है। तो वो थाइलाकोइड्स कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बाउंड होती हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? हाउएवर क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इनके पास भी एबिलिटी होती है किसका?
फोटोसिंथेसिस करवाने की एबिलिटी इनके पास भी पाई जाती है। और कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी फोटोसिंथेसिस करवाने की एबिलिटी होती है, बट उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, मतलब उनके पास क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, बट उनके पास थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब थाइलाकोइड्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी, वहां सिर्फ थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होंगे और उन थाइलाकोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करवाने में एबल हो जाते हैं। तो इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बट दे बियर थाइलाकोइड्स पाए जाते हैं, बट पूरी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। बट काम तो थाइलाकोइड का ही है ना फोटोसिंथेसिस करवाने का, उसके अंदर हमें क्लोरोफिल पिगमेंट मिल जाएगा जो कि काम होगा उसका फोटोसिंथेसिस करवाने का। तो क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ एक ऑर्गेनेली को कहा गया है जिसके अंदर पाई जाती हैं थाइलाकोइड्स। अब थाइलाकोइड्स चाहे मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो चाहे मेम्ब्रेन से बाउंड ना हो, काम तो उनका वही होगा फोटोसिंथेसिस करवाने का। तो वो बैक्टीरिया के अंदर जो को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर थाइलाकोइड्स फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है देख लेते हैं। प्रोटीन्स होते हैं कितने परसेंट, 50 to 60% प्रोटीन पाया जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लिपिड्स पाए जाते हैं 25 to 30%। क्लोरोफिल पिगमेंट्स, मैंने कहा कि क्लोरोफिल पिगमेंट ही एकमात्र ऐसे पिगमेंट हैं जो क्लोरोप्लास्ट को क्या करता है, एबल बनाता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली कहलवाने के लिए। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली हम किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को ये नाम किसकी वजह से मिला, ये मिला क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। क्लोरोफिल पिगमेंट उसके अंदर पाया जा रहा है, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के अंदर पाया जा रहा है। तो क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो कि 5 से 10% क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। कैरोटिनोइड्स और अदर पिगमेंट्स, क्लोरोफिल के अलावा भी और पिगमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या फंक्शन होते हैं, कैरोटिनोइड्स क्या होते हैं, ज़ेंथोफिल क्या होते हैं, फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं। ये अदर पिगमेंट्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड्स और अदर पिगमेंट की यहाँ पे रेशियो दी गई है, कितना परसेंट ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आरएनए 2 से 3% पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में और डीएनए 0.5% पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के अंदर। ये सारे कंपोनेंट इतने रेशियो के अंदर पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, कैसी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है वो आपको बोर्ड पे दिख ही गया होगा। इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल पाए जाते हैं, वो मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन भी किया है। आइए इन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड पाए जाते हैं। देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। स्टार्ट करते हैं बाहर से। क्लोरोप्लास्ट होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, मतलब इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती हैं, वो भी एक नहीं दो मेम्ब्रेन होती हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन मतलब उसको हम आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। अब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है यहाँ, जिसे हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहेंगे। क्या बताया मैंने, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब इनर मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड चलते हैं तो वहां प्रेजेंट होता है लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म की तरह ही। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड पार्ट है जिसे हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब इस स्ट्रोमा, इस लिक्विड पार्ट में ही डिफरेंट मटेरियल पाए जाएंगे। कौन कौन से पहले हम देख लेते हैं। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, और वो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान रखना कि क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए पाया जाएगा वो कैसा होगा, सर्कुलर इन नेचर होगा। और उस क्लोरोप्लास्ट डीएनए को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम प्लास्टिडोम कहते हैं। तो यहाँ क्या बताया मैंने, स्ट्रोमा के अंदर एक सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा जिसके हम प्लास्टिडोम बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिडोम।
इसके अलावा मैंने बताया कि इसके पास राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। अब राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S होते हैं और 80S होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट के पास जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, 70S राइबोसोम्स पाए जाएंगे। ये ध्यान रखना कि डीएनए पाया जाएगा सर्कुलर, और राइबोसोम कैसे पाए जाएंगे, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाएंगे। कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इसके अंदर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। कौन, थाइलाकोइड्स। मैंने बताया था कि थाइलाकोइड्स ही एकमात्र ऐसी चीज है क्लोरोप्लास्ट में जो उसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली कहलवाती है। ठीक है, तो थाइलाकोइड्स हैं क्या, आप इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे कॉइन्स एक से को लेकर दूसरे के ऊपर हमने अरेंज कर दिए, तो वो कॉइन्स इस तरह से दिखने लग जाएंगे, जैसे कि ये एक कॉइन है, इसके ऊपर दूसरा कॉइन, उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा कॉइन। इसी तरह जो थाइलाकोइड जो स्ट्रक्चर है जो कि मेन फोटोसिंथेसिस करवाती है, वो जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती है तो उस अरेंज हुई कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या है, ग्रेनम इज ए ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड्स विच अरेंज, क्या अरेंज है, थाइलाकोइड्स अरेंज हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। तो ये इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम बोल रहे हैं। और ग्रेनम की एक इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलेंगे थाइलाकोइड। कौन सी थाइलाकोइड, ग्रेना थाइलाकोइड। ग्रेना थाइलाकोइड क्यों बोला, क्योंकि ये ग्रेनम बनाती है। तो यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर हमने इस सिंगल पार्ट को हमने क्या बोला, ग्रेना थाइलाकोइड। दूसरी थाइलाकोइड भी होती है, दूसरी थाइलाकोइड भी होती है जो पूरे स्ट्रोमा के अंदर फैली हुई होती है, जहां एक के ऊपर दूसरी अरेंज नहीं होती, जो पूरे स्ट्रोमा के अंदर फैली हुई होती है। जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है वो भी क्या है, एक थाइलाकोइड है जो ग्रेनम का फॉर्मेशन नहीं कर रही। जो थाइलाकोइड ग्रेनम का फॉर्मेशन करती है उसे हम ग्रेना थाइलाकोइड के नाम से जानेंगे। जो थाइलाकोइड ग्रेनम का फॉर्मेशन नहीं करती, स्ट्रोमा के अंदर इंडिविजुअल यूनिट के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम स्ट्रोमा थाइलाकोइड बोलते हैं। तो थाइलाकोइड क्या है, थाइलाकोइड वो स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में मदद करती है। फोटोसिंथेसिस करवाती ही है, मदद क्या करती है, करवाती ही है, उसका ही एकमात्र काम है फोटोसिंथेसिस ही करवाना। तो वो थाइलाकोइड क्या है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज भी हो सकती है, तो उस अरेंज हुई स्ट्रक्चर को हम ग्रेनम बोलेंगे। और ग्रेनम के अंदर जो थाइलाकोइड्स हैं उन्हें हम ग्रेना थाइलाकोइड बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रेनम किससे बनता है, ग्रेना थाइलाकोइड से। दूसरे टाइप की थाइलाकोइड क्या होती है, जो सिंगल रूप के अंदर प्रेजेंट होती है, फ्रीली प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा के अंदर, वो एक इंडिविजुअल यूनिट के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलाकोइड। तो ये टर्म आपके सामने है। मैंने डीएनए बताया जिसे हम प्लास्टिडोम बोलते हैं, राइबोसोम्स बताए, 70S होता है, आउटर मेम्ब्रेन बताई, इनर मेम्ब्रेन बताई, और उसके बीच में स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बताया, स्ट्रोमा बताया जो कि लिक्विड पार्ट होता है इस ऑर्गेनली का, ग्रेनम बताया जो कि किससे बनी हुई होती है, ग्रेना थाइलाकोइड से बनी हुई होती है, और स्ट्रोमा थाइलाकोइड बताया जो कि एक इंडिविजुअल थाइलाकोइड है जो स्ट्रोमा के अंदर फ्रीली रहते हैं, वो किसी भी ग्रेनम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ कंप्लीट होती है, किस तरह से स्टार्ट होती है और कहाँ कंप्लीट होती है। ये बात ध्यान रखना कि आपको मैं बता देता हूँ अभी से ही, एक दूसरी वीडियो में बताने की बजाय आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है ना, वो दो टाइप की रिएक्शन में कंप्लीट होती है। दो टाइप की रिएक्शन, पहली रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में कंप्लीट हुई, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब इस ऑर्गेनली के अंदर लाइट रिएक्शन कहाँ होगी और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी। जो थाइलाकोइड्स मैंने बताया ना, ग्रेना थाइलाकोइड या फिर स्ट्रोमा थाइलाकोइड, इन थाइलाकोइड्स के अंदर क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी। तो लाइट रिएक्शन से मिला हुआ प्रोडक्ट कहाँ आएगा, स्ट्रोमा के अंदर आएगा, इस ग्रेनुलर पार्ट के अंदर आएगा, इस लिक्विड पार्ट के अंदर आएगा, स्ट्रोमा के अंदर आएगा। देखो इन थाइलाकोइड्स के अंदर क्या हुई, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन से क्या निकला, प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे स्ट्रोमा में आएगा, और स्ट्रोमा के अंदर क्या होगी, डार्क रिएक्शन होगी, और उसी डार्क रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट बनेगा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम एनर्जी कंपाउंड कह रहे हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड कह रहे हैं, जिसे हम फूड का नाम दे रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज आखिर में बनेगा कहाँ, स्ट्रोमा के अंदर बनेगा। तो एंड प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का बनेगा वो कहाँ बनेगा, स्ट्रोमा के अंदर बनेगा। और
जो लाइट रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, थाइलाकोइड्स के अंदर होगी। तो फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन में कंप्लीट होगी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड्स में कंप्लीट होगी, और डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होगी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन के अंदर कंप्लीट होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पूरी की पूरी ही काम करती है फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करवाने के अंदर। आपसे ये पूछे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, तो आपको कहाँ किसका नाम लेना है, कंप्लीट कहाँ हो रही है। कंप्लीट का मतलब कि डार्क रिएक्शन का लास्ट फेज कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है स्ट्रोमा के अंदर। तो आपसे अगर ये पूछे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो रही है, तो वो स्टार्ट हो रही है थाइलाकोइड्स के अंदर, खत्म कहाँ हो रही है, खत्म हो रही है स्ट्रोमा के अंदर। तो ये है क्लोरोप्लास्ट के बारे में और फोटोसिंथेसिस के ओवरव्यू के बारे में। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है सनलाइट की, और सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी रेडिएशंस। उन रेडिएशंस के अंदर कौन कौन सी रेडिएशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, गामा रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, सारी की सारी रेज प्रेजेंट होती हैं। उन लाइट की रेडिएशंस में से कौन सी रेडिएशन ऐसी है जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है, कौन सी वेवलेंथ की रेंज है उन रेडिएशन की, कौन सी वेवलेंथ की रेंज है। बहुत सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं, रेडियो वेव्स की अलग वेवलेंथ होती है, माइक्रोवेव्स की अलग वेवलेंथ होती है, विजिबल रेज की अलग वेवलेंथ होती है, गामा रेज की अलग वेवलेंथ होती हैं। तो इन रेडिएशन की कौन सी वेवलेंथ है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज की जाती है, उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। वो टाइप की रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव रोल प्ले करती है। जो सनलाइट यूज होती है वो कौन सी टाइप की रेडिएशन यूज होती है सनलाइट की, तो उसे ही हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो इट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ की वो रेंज है, सनलाइट के वेवलेंथ की वो रेंज है विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट के रेडिएशंस की वो वेवलेंथ जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर काम करे, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब बात करते हैं कि कौन सी रेंज है वेवलेंथ की जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, कहां से, सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है, कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उसको यूज में लेता है किसमें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। वो रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के रेंज की जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ की लाइट को ही क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है और काम में ले लेता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। और वो वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, विजिबल रेज की होती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा विबग्योर नाम का क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, जिसके अंदर वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर की लाइट प्रेजेंट होती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कौन से टाइप की लाइट, कौन से टाइप की रेडिएशन प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो आपको कहना है विजिबल रेज टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है प्लांट, जिसके अंदर कौन सी रेंज आती है, 400 टू 700 नैनोमीटर की रेंज आती है रेडिएशन की, उसी को ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए प्लांट ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब सारी की सारी विजिबल लाइट फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग होता है, एब्जॉर्ब सारी करता है, कौन कौन सी एब्जॉर्ब करता है, कौन सी ज्यादा करता है, कौन सी लाइट, ये 7 टाइप की लाइट है ना विजिबल के अंदर, इनमें से कौन सी टाइप की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन सी को कम एब्जॉर्ब करता है। उन एब्जॉर्ब की गई लाइट में से भी कौन सी ज्यादा यूज करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, उसे कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो हम देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर कि कौन से कलर की जो लाइट है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। उसमें सबसे ज्यादा ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसको प्लांट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, फिर करता है रेड की, फिर करता है ग्रीन कलर की। ये 3 कलर की लाइट जो होती हैं प्लांट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इन 3 में से सबसे ज़्यादा किसको करता है, ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बट ब्लू कलर की लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब तो हो गई, क्या वो सबसे ज़्यादा काम में आ रही है, नहीं। सबसे ज़्यादा काम में कौन सी आ रही है, रेड लाइट सबसे ज़्यादा काम में आ रही है। किस काम में, फोटोसिंथेसिस करवाने के काम में। तो इसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, कि रेड लाइट सबसे ज़्यादा काम में आती है फोटोसिंथेसिस में, फिर आती है ब्लू, फिर आती है ग्रीन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रीन कलर बहुत कम यूज में आ रहा है, सबसे ज़्यादा यूज आ रहा है रेड कलर।
रेड कलर यूज आ रहा है तो रेड कलर क्यों नहीं है लीफ का? देखिए, जो कलर हमें किसी भी स्ट्रक्चर का दिखता है वो एब्जॉर्ब की गई लाइट का नहीं दिखता। वो स्ट्रक्चर जो लाइट एमिट करेगा ना, वो कलर हमें दिखता है। जैसे कि मेरी टी शर्ट आपको ब्लैक दिख रही है, ये ब्लैक इस वजह से नहीं दिख रही कि ये रेडिएशन को, ब्लैक वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, नहीं, ये ब्लैक इसलिए दिख रही है कि ये ब्लैक कलर को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ से एमिट कर रही है, उस टाइप की रेडिएशन को एमिट कर रही है, इस वजह से आपको ब्लैक नजर आ रही है। तो इसी तरह एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि रेड कलर को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर, और फिर ब्लू कलर को यूज किया जाता है और ग्रीन कलर को यूज किया जाता है। ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को और बेसिक स्ट्रक्चर को देखा हमने कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है और कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ की स्ट्रक्चर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देख ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कहाँ, वहाँ उस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होते हैं, जो मेनली फोटोसिंथेसिस करवाने के अंदर हेल्प करते हैं, सबसे बड़ा काम उनका ही होता है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं और ज़ैंथोफिल बोलते हैं या फिर फाइकोबिलिन्स होते हैं। ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उससे अगली वीडियो में हम उन प्रोसेस को समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा। आप ज़रूर इस वीडियो के अंदर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।